गैस्ट्रिक म्यूकोसल इरोजन में अकर, गैस्ट्रिक म्यूकोसा का अंदर से इरोजन हो सकता है। देयर मे बी अल्सरेशन, पेप्टिक अल्सर फॉर्म हो सकता है, एंड देयर मे बी वेरिएबल डिग्री ऑफ गैस्ट्रिक ब्लीडिंग। ड्यू टू गैस्ट्रिक इरिटेशन वोमिटिंग में अकर, and it stimulates chemoreceptor trigger zone also, which contributes to vomiting. So, on gastrointestinal tract, the effects are usually harmful. So, to minimize it, when we prescribe aspirin, we instruct patient to take it after meal or to take any PPI or H2 receptor antagonist. On cardiovascular system, prolonged use causes sodium and water retention. Sodium and water retention करा देगा, which may precipitate congestive cardiac failure in patients who have low cardiac reserve. तो बहुत दिन तक देने से क्या होगा, सोडियम और वाटर के रिटेंशन के चलते कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो सकता है, खास करके वैसे पेशेंट्स में जो लो कार्डियक रिजर्व है। देन एक्शन ऑन यूरिक एसिड, यूरिक एसिड एक्सक्रीशन, यूरिक एसिड वेरी वेल नो, यूरिक एसिड व्हेन इंक्रीजेज इट causes gout. So what is the effect of aspirin on uric acid secretion? It is dose dependent. In higher dosage, aspirin lowers uric acid in blood, मतलब हाइपोयूरिसीमिया कराएगा अगर हायर डोजेज में देंगे, ड्यू टू रिड्यूस रिनल ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिक एसिड। रिनल ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन को कम कर देगा, यूरिक एसिड एक्सक्रीट हो जाएगा, इसलिए हायर डोजेज में देने से क्या होगा कि यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में कम जाएगा। इन लोअर डोजेज इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड एंड इट इनहिबिट्स यूरेट सेक्रेशन बाय रिनल ट्यूब। कम डोज में दीजिएगा देंगे हम लोग तो क्या होगा कि यूरेट का जो सिक्रीशन रिनल ट्यूब से होता था वो नहीं होगा, तो क्या होगा, बढ़ जाएगा यूरिक एसिड लेवल। सो बट वी डू नॉट यूज यूजुअली एस्पिरिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। फार्माकोकाइनेटिक्स, it is rapidly absorbed from gastrointestinal tract and is highly bound to plasma proteins. Aspirin or salicylates are well distributed throughout the tissues and body fluids. Metabolism occurs in liver by glycine and glucuronide conjugation. When taken in low dosage, elimination occurs by first order kinetics. But when taken in higher dosage, as the metabolizing enzymes get saturated, it switches over to zero order kinetics. कम लोअर डोज में लेते हैं हम लोग तो क्या होता है, एलिमिनेशन जो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के से होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा हाई डोज में लेने पर क्या होगा, मेटाबोलाइजिंग एंजाइम सैचुरेट हो जाएगा तो इट स्विचेज ओवर टू जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। सो दिस इज इन शॉर्ट अबाउट फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ एस्पिरिन। नाउ वी कम टू डोजेज। एस्पिरिन का डोजेज क्या है? सो डिफरेंट काम के लिए इसका अलग अलग काम के लिए अलग अलग एक्शन के लिए अलग अलग डोज है। फॉर एनालिसिक एक्शन 2 to 3 gram per day in divided dosage, usually given
6 hourly after meals. 8 hourly or 6 hourly after meals. For anti-inflammatory action, the dose is very high, that is 4 to 6 gram per day, divided into 4 doses, that means given 6 hourly after meals. But for antiplatelet action, the dose is very low and we use low dose aspirin. Low dose means 75 milligram to 150 milligram once daily. 75 milligram, it's not gram. 75 milligram to 150 milligram. एनाल्जेसिक एक्शन के लिए हम लोग ग्राम में दे रहे थे, 2 से 3 ग्राम. एंटी इन्फ्लामेटरी के लिए और भी ज़्यादा दे रहे थे, 4 to 6 ग्राम पर डे. वेर एज एंटी प्लेटलेट के लिए हम लोग मिलीग्राम में 75 to 100 मिलीग्राम हम लोग वंस डेली दे रहे हैं. सो ये सब एस्पिरिन के बारे में हम लोग, जो प्रोटोटाइप ड्रग है इस ग्रुप का, उसके बारे में हम लोग जानेंगे. अब कुछ दूसरे एनसेड्स के बारे में भी इन ब्रीफ हम लोग जान सकते हैं. दूसरे जो एनसेड्स हैं, क्योंकि बहुत बार हम लोग एस्पिरिन नहीं देना चाहते हैं, सो देयर आर मेनी अदर एनसेड्स लाइक निमोसोलाइड. निमोसोलाइड इज प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर, मतलब ये प्रेफरेंशियली COX-2 एंजाइम को इनहिबिट करता है. एंड इट शोज एनाल्जेसिक, antipyretic and anti-inflammatory effect. Chances of gastritis is less with this drug, and it is used in cases of osteoarthritis, dysmenorrhea, or any other musculoskeletal pain. Sometimes it also used as antipyretic. Then the other drug is ibuprofen. Used orally as well as topically, means it can be taken orally or topically, मतलब लगा भी सकते हैं, इसका जेल भी आता है. So used orally as well as topically, and the dose is 400 to 600 milligram, and it is better tolerated than aspirin. This drug is better tolerated. Gastritis, gastric irritation कम होता है. Then another drug is diclofenac. It is used orally, can be given intramuscularly also, and topical gels are also available. Ophthalmic preparations are also available, means eye drops. So ophthalmologists, they use in various kind of inflammatory situations in eyes. Eye drop के तौर पे भी इसको रोक देते हैं. The dose is 50 milligram thrice daily or 75 milligram twice daily after meals. They can cause gastritis and nausea, vomiting, etc. Then aceclofenac. This drug can be given orally and dose is 100 milligram twice daily. It produces relatively less gastritis, but it is not as potent as the efficacy wise. Efficacy is lesser than diclofenac. Then endomethacin. Endomethacin is another drug which is used orally or as eye drop. आई ड्रॉप के तौर पे भी ये मिलता है, और इसका पोटेंट एनाल्जेसिक एक्शन है, एंड वी कैन गैस्ट्राइटिस होने का चांस भी करीब करीब सिमिलर ही है. तो खाना खाने के बाद हम लोग देते हैं इसको, या साथ में कोई PPI या H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का यूज करना चाहते हैं. दिस ड्रग इज यूज्ड फॉर closure of, means endomethacin is used for closure of patent ductus arteriosus. Patent ductus arteriosus
कि मेडिकल ट्रीटमेंट में हम लोग इसका यूज करते हैं। Then another drug is piroxicam. Piroxicam can be given orally, intramuscularly, and topical gel are also available. Dose is 20 mg once daily. The advantage is this drug can be given once daily, and this is also given after food. खाना खाने के बाद ही देना, मतलब सभी जितने भी एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है इस ग्रुप के, आप उसको हम लोग खाली पेट नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि सबका कॉमन इफेक्ट नोसिया, वॉमिटिंग, गैस्ट्राइटिस, एपिगैस्ट्रिक पेन, ये सब है। पैरोक्सिकैम के चलते पेप्टिक अल्सर ब्लीडिंग हो सकता है। मान लीजिए कोई पेशेंट है जिसको पहले से गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रिक इरोजन है या पेप्टिक अल्सर का पेशेंट है, उसको हम लोग देते हैं तो चांसेस ऑफ पेप्टिक अल्सर ब्लीडिंग ज़्यादा है, इसलिए इसको सावधान रहना पड़ेगा इसके। नाउ दी आर इन शॉर्ट अबाउट द अदर ड्रग्स in this group, that is non-steroidal anti-inflammatory agents. So now we come to uses. यूज कहाँ है हम लोग, अभी तक हम लोग सब करीब करीब जान ही गए हैं, फिर भी एक बार टू सम अप इनका यूज, एनसेड्स का यूज क्या है, एज एनाल्जेसिक इन केसेस ऑफ हेडेक, बॉडी एक, टूथेक, मस्क्यूलोस्केलेटल पेन, आर्थराइटिस, बर्साइटिस, ये सब केसेस में हम लोग एज एनाल्जेसिक दे सकते हैं। एज एंटीपायरेटिक, फीवर कम करने के लिए, टू रिड्यूस एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर। पैरासीटामोल इज द मोस्ट प्रेफर्ड ड्रग फॉर इन केसेस ऑफ फीवर, बिकॉज विथ पैरासीटामोल gastrointestinal symptoms are very rare and they do not cause Reye syndrome in children. जैसे रेय सिंड्रोम क्या है, छोटे बच्चों को जो वायरल इन्फेक्शन से रिकवर हो रहा है या चिकन पॉक्स से रिकवर हो रहा है, उसको अगर आप गलती से कहीं एस्पिरिन मिल गया तो रेय सिंड्रोम होगा। क्या होगा उसमें, वॉमिटिंग होगा, डायरिया हो सकता है, सीजर्स हो सकता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है। सो इट इज नॉट सेफ, एस्पिरिन इज नॉट सेफ इन एंड नॉट प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है। देन अदर इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन के लिए हम लोग एनसेड्स का यूज करते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, पेन रिलीफ के लिए और स्वेलिंग इन्फ्लामेशन कम करने के लिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। रूमेटिक फीवर पेशेंट्स में हम लोग यूज करते हैं। यूजुअली एस्पिरिन इज प्रेफर्ड, एस्पिरिन इज गिवन इन हायर डोज, एंटी इन्फ्लामेटरी। देन लो डोज एस्पिरिन, you know very well, they can be used in thrombotic disorders and it can be used prophylactically in cases of transient ischemic attack or myocardial infarction cases, especially post myocardial infarction। इसको देने से क्या है, रिकरेंस का दोबारा होने का चांस कम होता है। सो लो डोज एस्पिरिन का एंटीप्लेटलेट एक्टिविटी की वजह से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। देन मेडिकल क्लोजर ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द ड्रग दैट इज इंडोमेथासिन, इट इज यूज्ड रेक्टल एंड कोलन कैंसर में हम लोग एस्पिरिन का यूज करते हैं। एंड also aspirin is also used to control radiation induced diarrhea. So these are the various uses in brief,
and now we come to adverse effects of aspirin and other NSAIDs. Most of the adverse effects हम लोग देख चुके हैं उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन में, और उसी का बड़ा रूप जो हो जाएगा तो एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा। जैसे GIT जो इसका एक्शन है वो ज़्यादा हो जाने पर क्या होगा, नौसिया होगा, वॉमिटिंग हो सकता है, डिस्पेप्सिया हो सकता है, GI ब्लीडिंग हो सकता है, कोई पेप्टिक अल्सर का पेशेंट है तो उसका परफोरेशन हो जा सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी एरिया हाइपर सेंसिटिव, स्पेशली इट इज मोर कॉमन विद एस्पिरिन। स्किन रैशेस हो जाएगा, अर्टिकेरिया हो जाएगा, राइनाइटिस हो सकता है, ब्रोंकोस्पैम हो सकता है, एंड एनाफाइलेक्टॉइड रिएक्शंस भी हो सकता है। दीज आर ऑल हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस एसोसिएटेड विद NSAIDs, स्पेशली एस्पिरिन। एजमेटिक पेशेंट में एस्पिरिन की वजह से ब्रोंकोस्पाज्म ज़्यादा बढ़ जाएगा तो एजमेटिक अटैक भी हो सकता है। इसलिए हम लोगों को उसमें थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए कि एजमेटिक पर्सन है तो उसको एस्पिरिन दे या ना दे। नेक्स्ट साइड इफेक्ट है इसका हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया, बोन मैरो सप्रेशन, ये हो सकता है। रेज सिंड्रोम, अभी हम लोग पढ़े हैं कि एस्पिरिन को अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली इन चिल्ड्रेन। इसकी वजह से रेज सिंड्रोम हो जाएगा। बच्चा है, कोई चिकन पॉक्स हो गया या वायरल फीवर हो गया, उससे रिकवर कर रहा है और उसको अगर एस्पिरिन दे दिया गया तो उसका डायरिया, वॉमिटिंग, ब्रेथलेसनेस, सीजर, ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी में भी हम लोग NSAIDs को अवॉइड करते हैं बिकॉज दे डिले ऑनसेट ऑफ लेबर एंड इंक्रीजेज चांसेस ऑफ पोस्ट पार्टम हेमरेज। ऑनसेट ऑफ लेबर को डिले कर सकता है या फिर पोस्ट पार्टम हेमरेज का चांसेस हो सकता है। देन नेफ्रोपैथी, all NSAIDs are potentially nephrotoxic and there may be analgesic associated nephropathy. Renal failure may occur if it is used for prolonged period. So these are the side effects. So this is all about in brief about non-steroidal anti-inflammatory drugs. I request you to consult the textbook also and revise. Thank you all.